before law. Article 14 of the Constitution guarantees that all citizens shall be equally protected by the law of the country. It means that the state cannot discriminate any of the Indian citizens on the basis of their religion, race, caste, sex or place of birth. यह है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में सोशल इक्वालिटी की बात कही है, इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक एरिया। इसमें स्पेशल प्रोविजंस में भी मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। रिजर्वेशन पॉलिसी इन सर्विस सेक्टर। इंपॉर्टेंट पार्ट आर्टिकल 16 का ये है, द स्टेट में ऑल्सो रिजर्व पोस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब which are not adequately represented in the services under the state to bring up the weaker section of the society। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। 16 के 16(4)(a), 16(4)(b) वगैरह वगैरह और भी सब पार्ट है। 16(4)(a) जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है, ये रिक्रूटमेंट की बात करता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)(a) की जो बात है वो डिटेल में मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2020 खेलने की बात कही है आप लोगों ने। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की वजह से अनटचेबिलिटी कानूनन खत्म हो गई। फिर उसके साथ साथ एक्ट भी बने। अभी आप एक सवाल मुझे ये पूछेंगे कि भाई आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए लॉ है, देयर इज एक्ट, वैसे आर्टिकल 16 के लिए कोई एक्ट क्यों नहीं है, रिजर्वेशन के लिए कोई एक्ट क्यों नहीं है, आप मुझे पूछेंगे तो उसका जवाब भी मैं दूंगा थोड़ा 1-2 स्लाइड के बाद। अनटचेबिलिटी सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 जो 19 एक्ट ऑफ 1955 जिसको बोलते हैं। प्रोवाइडेड पेनल्टीज फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मेकिंग और फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम टैंक और वेल। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया जो 1989 में आया। अभी ये एक्ट की तरफ अगर हम देखेंगे कि जब तक बाबा साहब जिंदा थे, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तब तक ये एक्ट नहीं था। बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा, वो एक्ट लाने की कोशिश की, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाने की बात बाबा साहब ने नहीं सोची थी। ये एक्ट बाद में आया। क्यों आया ये एक्ट? क्योंकि जो डायरेक्टिव्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करने की जो जिम्मेदारी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जिम्मेदारी निभाने में वो नाकाम हो गए। इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? एक्ट लाना पड़ा। जैसे कि अभी बात चल रही है कि भाई रिजर्वेशन एक्ट आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। क्यों लाना चाहिए एक्ट? क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो नहीं करते, इसके लिए एक्ट लाने की बात चल रही है। बट बाबा साहब के अगर विचारों से हम अगर इसको देखें तो ये चीजें सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल है। जो चीजें डायरेक्टिव में लिखी गई है उसको ईमानदारी से पालन करना हमारे सरकार की, हमारे समाज की, हम सब की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी हम लोग नहीं निभा रहे हैं। इसके लिए एक्ट लाना पड़ रहा है और एक्ट आने के बाद वो एक्ट का क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। एक्ट ब्रेक होता है, एट्रोसिटी चालू रहती है, कोई जेल में जाता है, कोई छूटता है, कोई उसको कुछ भी नहीं होता है। ऐसी सब सत्यानाश यहाँ पे चालू है एक्ट के साथ। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग एक्ट है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना बुरी तरीके से होता है कि जो एफआईआर करने वाला है वो बेचारा जिंदगी बीत जाती है उसकी कई बार, लेकिन उसको जस्टिस यहाँ मिलता नहीं है। हमारी कानूनी सिस्टम का ये फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ है। इसके लिए बाबा साहब ने कानूनों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उन्होंने फ्रेटर्निटी के ऊपर ज्यादा मतलब दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा उन्होंने ये दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के 4थे पार्ट में आती है, 4th पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी ये बहुत हमको इसेंशियल है इसको देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो भी लॉ और पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगा उस टाइम में उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखना है। दिस प्रोविजंस कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेड डाउन देयरिन आर कंसिडर्ड फंडामेंटल। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कोई भी कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। इसका मतलब हम लोग जानिए, उसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। In the governance of the country, making it the duty of the state to apply this principle in making laws to establish just society in the country. Just society in the country अगर हमको बनाना है
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से ही आपको कानून कायदे बनाने होंगे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या आता है, फिर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आते हैं। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, देन इट should and work for the economic and educational upliftment of scheduled caste and scheduled tribe and other backward sections of the society। ये सब प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव उसमें था। इसमें से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव में से एक आ गया रिजर्वेशन। क्या आ गया? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, इसके जो ऑफिस मेमोरेंडम्स आते हैं, जो गाइडलाइंस आती है, ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स के स्वरूप में आती है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स के स्वरूप में ये आती है। अभी इसके जो फंडामेंटल्स है इसको हम देखें। रिजर्वेशन हमारे देश में 3 टाइप के रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो एमपी एमएलए लोग हम लोग चुन के देते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे संविधान के हिसाब से सिर्फ 10 साल के लिए लागू करना था। इसका आइडिया यह था कि संविधान लागू होने के 10 साल में हमारे देश में ऐसी कुछ सिस्टम पैदा होगी, क्रिएट होगी कि ये जो रिजर्व कैंडिडेट जो जाते हैं एमपी एमएलए, इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समाज के लिए ये लोग इतना काम करेंगे कि हमारे लिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो पार्टिसिपेशन है ये लोग इंश्योर करेंगे कानूनन। पार्लियामेंट में ये लोग दो पार्लियामेंट में इनको रिजर्वेशन देंगे तो ये लोग इतना काम करेंगे कि हमारे समाज को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समाज को आगे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच था बाबा साहब। लेकिन हुआ क्या? वो लोग जाके चेयर को चिपक गए। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, चिपक गए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के चिपक गए। समाज के लिए क्या करना था वो सब बाबा साहब के हिसाब से सब भूल गए। और एक रिजर्वेशन हमारे देश में है, वो एजुकेशन का रिजर्वेशन। जैसे कि हम लोग अभी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है संविधान के अंदर, कोई समय सीमा नहीं। फिर सर्विस का रिजर्वेशन है, जो हम रिजर्व कैंडिडेट हम लोग कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हम लोग सिलेक्ट होकर नौकरी करने के लिए जाते हैं उसके लिए रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। क्यों भाई? ये 2 रिजर्वेशन ऐसे हैं जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसके ऊपर जब पार्लियामेंट में बहस हुई कि भाई ये भी जो रिजर्वेशन है इनके लिए भी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। 10 साल, 50 साल या 100 साल में ये रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। कितने दिन तक हम दलितों को या आदिवासियों को रिजर्वेशन देते रहेंगे? तो बाबा साहब ने ये चर्चा का बहुत ही अच्छा समाधान निकाला है। बाबा साहब ने क्या बोला कि सबसे पहली बात तो ये है कि रिजर्वेशन हमारा मकसद नहीं है। रिजर्वेशन पाना हमारा मकसद नहीं है। ये गारंटी है, ये कमिटमेंट है जो कांग्रेस और गांधी जी ने उस टाइम में ये समाज को दी थी। और हमारी जरूरत इक्वालिटी के है, हमारी जरूरत ह्यूमन इक्वालिटी के है, हमारी जरूरत जस्टिस की है। आप इक्वालिटी जितने जल्दी लेके आओगे उतने जल्दी ये रिजर्वेशन खत्म होगा। रिजर्वेशन कब तक रहेगा? जब तक ये भारत में इक्वालिटी नहीं आती तब तक रिजर्वेशन रहेगा। ये बाबा साहब ने बोला। बाबा साहब ने आगे जाके ये बोला कि भाई इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई पनिशमेंट भी नहीं है। आप रिजर्वेशन अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हो, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, उसके लिए आप रोस्टर बनाएंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज पर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई कानूनन कोई आपके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स है इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप है कि फर्ज करो कोई इंसान है, एक इंसान है, वो इंसान को अपनी बॉडी को डेली क्लीन करना पड़ता है, बाथ करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, डेली नहाना पड़ता है। फर्ज करो कि भाई एक दिन वो आदमी नहाया नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक दिन में क्या होगा?
2 दिन में क्या होगा? 2 दिन उसने डिसीजन ले लिया कि भाई 2 दिन मैं नहाऊंगा नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ता उसने डिसीजन लिया कि मैं नहाऊंगा नहीं, तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे उसके बॉडी के साथ। 1 महीना उसने डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को नहाने का ही नहीं, तो फिर और प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। 1 साल तक उसने डिसीजन किया कि 1 साल तक मैं नहाऊंगा ही नहीं, तो क्या होगा? उसको स्किन कैंसर होगा और मर जाए, होगा कि नहीं? वैसे ये जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव है, ये अपने सोसाइटी के हाइजीन फैक्टर्स है। इसको आप 1 दिन लागू मत करो, कुछ नहीं होगा। 2 दिन लागू मत करो, कुछ नहीं होगा। 1 महीना लागू मत करो, 1 रिक्रूटमेंट ईयर लागू मत करो, 2 मत करो, 10 मत करो, लेकिन 1 दिन ऐसा आएगा कि ये सोसाइटी में सिविल राइट्स और सिविल वार के अलावा कुछ नहीं होना है। ऐसा इसका मतलब है। तो आप कानून की तरफ नहीं देखना है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसकी तरफ देखना है, इसकी जो जरूरत है इसकी तरफ देखना है। दिस इज द हाइजीन फैक्टर ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमको सबको समझना है, भारत के हर एक नागरिक को समझना है। जो रिजर्वेशन देते हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में एससी एसटी के लोग बहुत कम है, ज्यादातर अदर देन एससी एसटी लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग जब तक ये समझते नहीं कि भाई ये देना क्यों है, तब तक इसको लागू करने में दिक्कतें हैं। एक बार अगर वो समझ जाएंगे कि भाई ये हमारे सोसाइटी का हाइजीन फैक्टर है, तो खुद होके देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, मैं थोड़ा उसके ऊपर बात करूंगा बाद में, बट ये मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। एक समय ऐसा था कि लोग बोलते थे कि यार ये सरकार के जवाई आके बैठते हैं, ये ऐसे, ये फलाने ढीमा के, नॉन मिलिट्री, सब कुछ बोलते थे। लेकिन वही लोग समझ में आने के बाद ये बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे देश की जरूरत है, हमारे समाज की जरूरत है, हमारी जिंदगी की जरूरत है कि हमको रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट एज इट इज हमको करना है। ऐसे बोलते हुए, बदलते हुए लोग मैंने देखे। पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड हाउ लॉन्ग टू कीप द रिजर्वेशन सिस्टम। द मोर इज डिनाइड, द मोर पीरियड टू अटेन द गोल। हमारा जो प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हमको और ज्यादा समझ आएगा जितना हम इसको डिनाई करते रहेंगे। फिर इसके साथ साथ में आती है फंडामेंटल ड्यूटी। अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स क्या है, फिर देखा हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फिर रिजर्वेशन भी देखा। फिर ये देखने के बाद में बारी ये आती है कि भाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ है जो संविधान में लिखी हुई है। वो ड्यूटीज में हमको क्या करना है, ए से लेकर के जे तक ये ड्यूटीज हमारी है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बाबा साहब ने खाली राइट बोल के छोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, राइट के साथ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव भी बोला हुआ है, उसके साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोली हुई है कि खाली आप अधिकार मत मांगो, आपके भी कुछ कर्तव्य है, वो भी पहले निभाओ, आपको निभाना पड़ेगा। अभी बात ये आती है कि ये चीजें जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती है कॉमन मैन की। ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट बनती है कि यार किस तरीके से मेरी अपनी जिंदगी में मैं किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकता हूँ। कंसेप्चुअली तो हो गया, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करूं, ये बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने एक एक्सरसाइज अभी यहाँ पे देखी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ, वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। कंसेप्चुअली सबको मालूम है हमको जिंदगी किस तरीके से जीनी है, लेकिन अप्लाई करने की जब बारी आती है तो हम लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि उस तरीके से हम लोग सोचते नहीं। सो हाउ टू अचीव दिस गोल्स। मैं आप लोगों को एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी इस तरीके से है कि एक लड़का अपनी माँ की पेट से जन्म लेता है और अपने घर में बढ़ते रहता है। घर में बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसका जो कल्चरल इफेक्ट उसके दिमाग पे है वो चालू हो जाता है और पूरा पक जाता है उसका दिमाग। क्या कैसी दुनिया है ये कैसी दुनिया है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं।
ये दुनिया को ना मैं बदल डालूंगा, ये दुनिया को मैं बदल डालूंगा। और क्या करता है, अपने घर से बाहर निकलता है, वो अपने घर से बाहर निकलता है दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते रहता है। बेचारा फाइट मारते रहता है, इसके साथ बात कर, उसके साथ बात कर, टेलीफोन करता है, ईमेल करता है, सब कुछ करता है। करीबन 20वें साल से वो शुरू कर देता है तो 25वें साल तक वो दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। देखता है कि यार ये बहुत कठिन काम है, दुनिया तो बदलने वाली है ही नहीं, छोड़ दे यार, मैं क्या करता हूँ, मेरे देश को मैं बदलता हूँ। फिर और 25 से लेकर 30 साल 5 साल तक कोशिश करते रहता है कि मेरे देश को मैं बदल डालूंगा, मेरे देश को मैं बदल डालूंगा, मेरे देश को मैं बदल डालूंगा। 5 साल के बाद 30वें साल में उसको पता चलता है कि यार ये देश तो बदल नहीं रहा है, छोड़ दो यार, मैं मेरे महाराष्ट्र को ही देख लेता हूँ। 35वें साल तक वो कोशिश करते रहता है महाराष्ट्र को बदलने की, कि कम से कम मैं महाराष्ट्र को बदल डालूं। फिर कोशिशें उसकी चालू रहती है कि महाराष्ट्र को बदलना है, मेरे को महाराष्ट्र को बदलना है, चीफ मिनिस्टर को मिलता है, ये मंत्री को मिलो, इधर जाके भाषण दो। 35 साल चले गए, महाराष्ट्र कुछ बदलना नहीं है। फिर तक आके बोलता है छोड़ यार, मैं अपना मुंबई सिटी, नागपुर सिटी, खाली उतना तक मैं लिमिट करता हूँ, कम से कम इनको तो मैं सुधार ही दे दूंगा। फिर 45 से 50 साल हो जाते हैं, नागपुर सिटी बदलने वाली है नहीं। फिर बोलता है छोड़ दे यार, मैं मेरी नांदुरा को मैं बदल देता हूँ, मेरे नांदुरा को मैं बदल देता हूँ। 5 साल तक कोशिश करता है, कुछ होता नहीं। 60 साल का हो जाता है, कुछ होता नहीं। 70वें साल में उसको ऐसा लगता है कि यार छोड़ना नांदुरा, मैं मेरे बेलूरिया को ही मैं रिपेयर करता हूँ, मेरे विलेज को मैं रिपेयर करता हूँ। 70वें साल में कोशिश चालू रहती है कि मैं मेरे बेलूरिया को मैं बदल डालूंगा, लेकिन बेलूरा कुछ बदलता नहीं। छोड़ो यार, बेलूरिया के अंदर जो बौद्ध समाज है, जो चमार समाज है, जो मातंग समाज है, मेरे शेड्यूल कास्ट का जो समाज है, मैं उनको कम से कम बदल देता हूँ। 75वें साल में उम्र के ये बदलाव की जो भाषा है उसको गांव में अपने समाज के साथ शेयर करना चाहता है। लोग बोलते हैं ये बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, कुछ समझता नहीं, छोड़ो इसकी बात कौन सुनेगा। बोलना छोड़ो यार, समाज तो नहीं बदल रहा है, अभी मैं मेरी फैमिली को कम से कम सुधारता हूँ, मेरी बीवी को सुधारने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को सुधारने की कोशिश करता हूँ। 80 साल का हो जाता है, लेकिन वो लोग भी बदलने से नहीं रहे। फिर उसको समझ में आता है कि यार वामन दादा कर्डक फार सुंदर एक कविता त्यांची आहे, गीत की समाजे हे जेव्हा गळू लागले तेव्हा जीवन मला हे कळू लागले। कोई भी कॉर्पोरेशन में अगर आप जाते हैं, आप अभी अधिकारी बनोगे, काफी बड़े बड़े अफसर बनोगे, किसी डिपार्टमेंट के हेड बनोगे, कोई लोग MBA करने के भी लिए भी जाएंगे। तो एक बहुत ही क्वालिटी टूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव क्वालिटी टूल मैनेजमेंट में यूज होता है, वो PDCA है, डेमिंग साइकिल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये डेमिंग साइकिल क्या है, ये क्वालिटी टूल है। और ये टूल अगर हम अपनी प्रोसेसेस को जब लगाते हैं तो वो प्रोसेसेस इक्वल टू 100%, नॉट एब्सोल्यूट 100%, बट नियर टू द 100% उसमें परफेक्शन आता है। तो डिमोरलाइजेशन है, जो इनह्यूमैनिटी है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है और ये सब चीजें हमको अनलर्न करनी है। क्या करनी है? अनलर्न करनी है। अनलर्न का मतलब सब लोग समझते हैं, दिमाग में ये बची हुई चीजें हैं। हम डिमोरलाइज है, शेड्यूल कास्ट के लड़के डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हम क्यों दलित समाज में पैदा हो गए। जरूरत नहीं है, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हम यहाँ पैदा हो गए, लेकिन हमारे सामने इतना बड़ा दीपस्तंभ है जिसने कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने दिया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, डिप्रेस होने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लीगेसी है, बाबा साहब की लीगेसी। तो ये सब चीजें जो निगेटिविटीज है, इसको ऑब्जर्व करना है और उसको अनलर्न करना है। फिर हमको प्लान करना है। P का मतलब क्या होता है? प्लान। क्या प्लान करना है हमको? पॉजिटिव, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी, इसको हमको सीखनी है। ये चीजें हमको लर्न करनी है। निगेटिव्स को अनलर्न करना है, पॉजिटिव्स को लर्न करना है। और ये लर्न करने के लिए हमको सबसे बड़ा अगर कोई मार्गदर्शक ये दुनिया में है, वो है महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध। उनके हिसाब से हमको प्लान करना है। प्लान हो गया तो फिर डू, एक्शन की बात आती है। डी का मतलब क्या है? डू। ये डू जो है
ये डू हमको क्या करना है, हमको पंचशीला का पालन करना है, 22 प्रतिज्ञा का पालन करना है, बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पंचशील का पालन करो, 22 प्रतिज्ञा का पालन करो, धम्मा का पालन करो, ये हो गया डू। फिर सी का मतलब क्या होता है भाई, सी का मतलब होता है चेक। कोई भी चीज अगर हम चेक करते हैं तो उसमें से हमको क्या होता है, मालूमात पड़ती है कि भाई कहाँ कहाँ खामियां रह गई। तो ये चेक क्या करना है, ये चेक अपने आप से करना है। अत्यदीप भव, अत्यदीप भव, हमको स्वयं प्रकाशित होना है, स्वयं प्रकाशित होना है हमको कि मेरा क्या गलत हुआ, कौन सी एक्टिविटी मैंने की जिसने मेरा जो डू का जो डू है मेरा, वो डू में प्रॉब्लम क्रिएट किए। ये हमको चेक करना है, सेल्फ चेक, सेल्फ इंट्रोगेशन, अत्यदीप भव। फिर हमको पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, और जब पता चलेगा तो हमको एडजस्ट करना है। ए का मतलब क्या होता है, एडजस्ट एंड एक्ट। कैसा एडजस्ट करना है, हमको संज्ञा के तरीका एडजस्ट करना है। भगवान बुद्ध का जो संघ है उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने आप को एडजस्ट करना है। ये है डेमिंग साइकिल, OPDCA मैनेजमेंट टूल, बहुत पावरफुल टूल है। ये कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के लिए लागू कर सकता है।